कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ता बहनों, हमारे बीच में अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष राजेश दिवाकर जी दिख रहे हैं। आप जरा मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अभी आज अपनी बात शुरू करूं, जरा उससे पहले एक बार चर्चा भी हो जाए। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष आए हैं कन्नौज विधानसभा के, जरा हाथ उठाएं। आप मंडल आप नहीं आप तरफ 1 2 3 है पांचों है, ठीक। अब जरा जो शक्ति केंद्र संयोजक सेक्टर प्रमुख जरा हाथ उठाएं। सभी सेक्टर प्रमुख आए, सभी मंडल अध्यक्ष लोगों ध्यान दें। जो नहीं आए हैं जरा उनकी बात में जरा चिंता करें, ठीक है। बस जिसके मंडल से जो शक्ति के संयोजक नहीं आए हैं, जरा आप लोग उसको बाद में बता के जाएं कि ये लोग नहीं आए थे। आज हम सभी लोग सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ के ऊपर मिल रहे हैं। हमारे यहाँ परिणाम जो भी रहा, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार फिर से बन गई। जैसा कि मंत्री जी कह रहे थे कि अजीब चुनाव है, और जिस चुनाव में हमारी दिल्ली की भी सरकार है और यूपी की भी सरकार है, इस प्रकार का रिजल्ट है। मैंने सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। लगातार तीसरी बार दिल्ली की सरकार बन जाना, और दिल्ली की सरकार भी देश के हिंदुओं के द्वारा बनाया जाना, मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लाखों षड्यंत्रों के बाद, विदेशी हस्तक्षेप के बाद, जॉर्ज सोरोस के जैसे लोगों के द्वारा अनगिनत डॉलर हिंदुस्तान में लगाने के बाद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बन जाना, और वो भी भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने के बावजूद भी। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। एनडीए जो भाजपा का गठबंधन जो चुनाव के पहले था, उस एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन भाजपा अपने अकेले दम पर मात्र 240 सीटों पर ही हमको संतोष करना पड़ा, और हम 240 सीटों पर सिमटे। कहा जाता था कि 10 सीटें भी अगर कम पड़ गई तो भी कोई नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन नहीं देगा। राजनाथ सिंह को दे सकते हैं, गडकरी जी को दे सकते हैं, लेकिन मोदी जी को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो मोदी जी बड़े कट्टर वाले हिंदू हैं, इसलिए मोदी जी को समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन मित्रों, देखा आपने, मोदी जी को भी मिला, और आज शायद किसी को लग रहा होगा कि सरकार कमजोर है, या इस तरीके की एक हवा बनाने का प्रयास हुआ। तभी तो हुआ ना। तो आप देखो, जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी शपथ ले रहे थे, उस दिन भारत की सरकार शपथ ले रही थी, और उसी दिन वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला हो रहा था। एक के बाद एक आतंकवादी हमला। यह हमला क्यों हुआ? लोगों की नजरों में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। पहले जो हमले रुक गए थे, इस बार क्यों हुए? कारण हमारे देश में जो चुनाव हार गए राहुल गांधी, मात्र 99 सीटें मिली, उसके बाद भी एक इस प्रकार का प्रदर्शन की भाजपा कमजोर हो गई, तो देश
देश की सरकार कमजोर है, पता नहीं कब गिर जाएगी। और यही कारण है कि वो आतंकवादी हमला हुआ, मैंने देश विरोधियों की ताकत कहीं ना कहीं मजबूत हुई। लेकिन मित्रों, आप सभी जानते हो कि धीरे 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 वही संदेश वापस गया कि मोदी ये कोई समझौते वाला आदमी नहीं है। आपने देखा होगा स्पीकर का कभी चुनाव नहीं होता, जिसकी सरकार बनती है अमूमन उसी का स्पीकर बन जाता है, लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन एक शर्त रखी गई, वो शर्त क्या रखी गई कांग्रेस की ओर से कि ठीक है, हम ओम बिरला जी को स्पीकर स्वीकार कर लेंगे, आप डिप्टी स्पीकर हमारा दे दो। राजनाथ सिंह जी को वार्ता के लिए भेजा गया था, और जब राजनाथ सिंह जी वार्ता के लिए गए और जब इस प्रकार की बात आई तो सिरे से ठुकरा दिया। और क्यों ठुकरा दिया? वो इसलिए ठुकरा दिया कि अगर हमने इस बार इसका स्पीकर दे दिया तो मैसेज ये जाएगा कि नरेंद्र मोदी दबाव में आ गए, मोदी दबाव में आने वाला आदमी नहीं है। और उनका आपने देखा, उनका डिप्टी स्पीकर का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया, और ठुकरा ही नहीं दिया, चुनाव हुआ। और लेकिन जब चुनाव हुआ तो ध्वनिमत से भाजपा का स्पीकर चुनाव जीत गया, और विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ी कि डिवीजन लाकर वोट मांग ले। क्योंकि वोट मांगते तो पता नहीं अंदर खाने से कौन कौन भाजपा के साथ चला जाता और इनकी कलई खुल जाती। फिर धीरे 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 कि अब तो नायडू गृह मंत्री मांग रहे हैं, सतीश वो रेल मंत्री मांग रहे हैं, नीतीश। और फिर जब मंत्रियों का डिक्लेरेशन हुआ तो आप सबने देखा कि जो मोदी की पसंद थे, माने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रेल मंत्री वही पुराने वाले, जो कुछ ऐसा था वो वैसे ही करके सीधा स्पष्ट संदेश पूरे देश को दे दिया कि हम ना डरने वाले हैं और न दबने वाले हैं और न ही सत्ता के लिए कुछ समझौता करने वाले। हम देश के लिए काम करने आए। तो मित्रों, या इस प्रकार की थोड़ी बहुत चूक जो हुई भी है, ये विपक्षियों को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके सपने में आ रहा है कि 27 में उनकी सरकार बन गई, तो भूल जाए कि दिल्ली में अब हमारी सरकार फिर से बन गई है, और दिल्ली की सरकार ही उत्तर प्रदेश का रास्ता खोलती है। अभी 3 साल बहुत है, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। जिनको तुम मुख्यमंत्री के सपने में देख रहे हो सकता है वो केजरीवाल के साथ गठजोड़ कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य से किसी ने किसी का देखा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मित्रों, यह तो थोड़ा मौका मिला, हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हुए, लेकिन हम देश में मजबूत हुए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आप सबके बीच में कह रहा हूं। 29 में मतलब अभी 24 में हम लोग जरूर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुए, बहुमत से भाजपा अकेले चूक गई है। लेकिन मेरी बात कागज पर लिख के लेकर जाना, जिस प्रकार का रिजल्ट आज देश में आया है, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी तेजी के साथ बढ़ी है। 2029 का चुनाव आएगा, हम फिर से बड़े बहुमत के साथ वापसी करेंगे। और अब भाजपा को अगले 40-50 साल रोकना बहुत कठिन काम है, रोका ही नहीं जा सकता। पहले भाजपा केवल हिंदी भाषी राज्यों में थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में भी पनप गई है। और आने वाले दिनों में आप जो देखना, हमने उड़ीसा में भाजपा की सरकार बनी है, क्लीन स्वीप किया, सारे के सारे सांसद जीते हैं। तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी, वहां के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम सांसद जीते हैं। अगली बार तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। जिस तमिलनाडु में लोग हमसे नफरत करते थे, इस बार हमको 11% से भी अधिक वोट मिले हैं। वो तमिलनाडु में भी आने वाले दिनों में अन्ना मलाई नाम का एक लोकप्रिय नेता हमको मिला है, हो सकता है वो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बन जाए। कोई देख कर नहीं आया। केरल में जो सीबीआई, जो कम्युनिस्टों की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है,
वो अंतिम रिपोर्ट यहाँ आई है कि केरल में हिंदुत्व के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और भाजपा यहाँ बहुत मजबूत हो रही है। हम पहली बार केरल में एक सांसद हमारा जीता है। पैन इंडिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी को रोकना अब किसी के पक्ष की बात नहीं है। लेकिन मित्रों, ये उत्तर प्रदेश हमारे लिए चुनौती है। बिगड़ा कुछ भी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूं। आपको ध्यान होगा, मैंने सदैव एक बात को कही है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी को यदि रोकना है तो मोदी को कमजोर किए बगैर भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है? या उत्तर प्रदेश का अखंड हिंदू समाज नरेंद्र मोदी की ताकत है, या हिंदुओं की एकजुटता ही नरेंद्र मोदी की ताकत है। जब तक हिंदुओं को बिखेरा नहीं जाएगा, आपस में इनको लड़ाया नहीं जाएगा, जातीय भेद इसके भीतर उत्पन्न नहीं किया जाएगा, तब तक नरेंद्र मोदी को रोका नहीं जा सकता। तो मित्रों, आपने देखा होगा पूरी ताकत इसी के ऊपर लगाएगी। पूरी ताकत किस प्रकार से आपस की लड़ाई को, आपस के द्वंद्व को मजबूत किया जाए। अगड़ों के बीच में बैठकर दलितों की बुराई, दलितों के बीच में बैठकर अगड़ों की बुराई, पिछड़ों के बीच में बैठकर दलितों की बुराई, पिछड़ों के बीच में बैठकर अगड़ों की बुराई, एक दूसरे की लड़ाई, झूठे प्रचार, झूठे प्रसार और सच्चाई किसी ने भी नहीं दिखाई। मित्रों, जिस प्रकार से आप सबने देखा होगा कि कितने सारे षड्यंत्र ही रचे गए, मुझे आज ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति के बीच में जो आपस का यह द्वंद्व, जो आपस का यह युद्ध है, मित्रों किसके लिए घातक है? तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए घातक है। और आज इस प्रकार का एक झूठ जो चलाया गया कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूं कि आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी। एक पुराने जमाने में पिक्चर आई थी, हम लोग छोटे थे तब, हमें याद है, जोर मचाए शोर, शोर शोर ज्यादा मचाता है। यह संविधान का शोर कौन मचा रहे थे? संविधान का शोर वह मचा रहे थे कि जिन्होंने एक बार नहीं, बार बार भारत के संविधान के साथ में, जिन्होंने संविधान के साथ में खिलवाड़ किया है। भूल सकते कांग्रेस को? अभी 75 की इमरजेंसी हम सभी ने मनाई, जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 75 में इनने किस प्रकार से कृत्य हमारे देश के खिलाफ, हमारे देशवासियों के खिलाफ किए थे। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, सालों लोग जेल में पड़े रहे थे। वो संविधान की हत्या थी। और उसके बाद इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी ने, आप सबने देखा होगा, ये संविधान की बात करने वाले लोग भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो प्रकरण में, जो एक तलाक का प्रकरण था, वो भारत के संविधान के अनुसार उस तलाक के प्रकरण पर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसका फैसला हुआ। और उस फैसले को भरी संसद के भीतर राजीव गांधी ने मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड के अनुसार भारत के संविधान को पलटते हुए उस कानून को मनवा दिया। मैंने भारत के संविधान का अपमान नहीं था कि खुलेआम संसद के भीतर भारत के संविधान की हत्या थी। जब संविधान के ऊपर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तरजीह दी गई। मित्रों, आप बताइए, हिंदुस्तान में कितने सारे धर्म रहते हैं? हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, ये तमाम सारे धर्म रहते हैं। लेकिन भारत का संविधान आने के बाद में किसी का कोई अलग से अपना संविधान है क्या? हिंदुओं का कोई अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है? सिख का कोई अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है? जैन का कोई अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है? ईसाई का कोई अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है? लेकिन यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? जब भारत के संविधान को चुनौती नहीं है तो क्या है?
बताना होगा, घर घर जाकर समझाना होगा। और निश्चित रूप से कुछ चीजें नहीं, आज लोग जाते हैं, आज लोग जाकर जिस प्रकार से मुझे जैसा कि मेरे को सुनने में आया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। अरे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म नहीं कर देगी, भारतीय जनता पार्टी ने तो आरक्षण को मजबूती दी है। यह आरक्षण कौन खत्म कर देगा? यह आरक्षण वह ताकतें खत्म कर देंगे जिनके कारण से कश्मीर में धारा 370 हटने तक आरक्षण जारी नहीं हुआ था। आरक्षण कौन नहीं देना चाहता है, आपको समझ लेना चाहिए। इस देश के भीतर तभी तक आरक्षण सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू संगठित है। आप मेरी बात कागज पर लिख कर लेकर जाइए, ना तो आप बताइए मित्रों, क्यों कश्मीर के भीतर आरक्षण नहीं दिया जा रहा था? कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक चल रही थी, धारा 370 क्यों नहीं हटाई गई थी? कश्मीर का भारत का हिस्सा नहीं है? कश्मीर के भीतर कोई सफाई कर्मचारी, उसका बेटा सफाई कर्मचारी रहेगा, चाहे भले पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहे, बन नहीं सकता। इस प्रकार के हालात उस कश्मीर के भीतर थे। वह कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था क्या? वह कश्मीर भारत का हिस्सा था। मित्रों, हम सबको यह सब बातें घर घर जाकर लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है। यहाँ के ऊपर बात आती है ब्राह्मणवाद। अरे आप तथाकथित ब्राह्मणवाद या मनुवाद या सब क्या है, किसका दिया हुआ है? यह इस देश का नहीं है। इस देश का ब्राह्मण कभी किसी का विरोधी हो ही नहीं सकता। यदि इस देश का ब्राह्मण जब कोई दलितों का विरोधी बनाया जाता है तो मुझे एक बात बताइए, यदि ब्राह्मण दलितों का विरोधी हो सकता है, कोई साला कांग्रेसी ब्राह्मण होगा दलितों का विरोधी, हो सकता है कोई मुगल परस्त ब्राह्मण होगा दलितों का विरोधी, हो सकता है कोई अंग्रेज परस्त ब्राह्मण होगा दलितों का विरोधी, लेकिन हिंदुस्तान का कोई राष्ट्रभक्त ब्राह्मण कभी हिंदुस्तान की किसी संतान का विरोधी नहीं हो सकता, हिंदुस्तान की किसी जाति का विरोधी नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मण विरोधी ठीक है, अगर किसी ब्राह्मण ने विरोध किया होगा तो एक ब्राह्मण वो भी था जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था। अगर ब्राह्मण दलितों का विरोधी नहीं होता, अगर ब्राह्मण दलितों का विरोधी होता तो डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी ब्राह्मण नहीं होती। मित्रों, यह सब बातें हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारे समाज को बांटने के लिए, कि हम किस प्रकार से बट जाएं। और हमको बटने के बाद हमारे ऊपर शासन करने कौन लोग आएंगे? आपको एक छोटा सा किस्सा जरूर बताना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों को समझाना भी चाहिए। जब हिंदुस्तान का जिस समय के ऊपर विभाजन हो रहा था सन 1947 में, उस समय पर हिंदुस्तान का विभाजन इस्लाम के नाम पर ही हुआ था। और उस समय इस्लाम के नाम पर जो भारत का विभाजन हो रहा था, उस समय पर एक बड़े दलित नेता श्री योगेंद्र मंडल जी, वो योगेंद्र मंडल जी उस समय पर जिन्ना के साथ रहा करते थे और वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान जाना चाहते थे, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन उस समय के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने उनको मना किया, उनसे कहा कि पाकिस्तान कभी एक इस्लामिक राष्ट्र बनकर कभी हम लोग वहां रह नहीं सकते और कोई इस्लामिक राष्ट्र हमारी बातों को कभी हम लोगों को वहां पनाह दे भी नहीं सकता। उनको जो जिस प्रकार से जो भी बातें उस समय समझाई, लेकिन उनको योगेंद्र मंडल जी को समझ में नहीं आया और वो डॉक्टर जिन्ना के साथ में बने रहे। और जिन्ना ने जब जाकर भारत का विभाजन होने के बाद जब पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो उस समय पर जिन्ना वहां के पहले राष्ट्रपति बने और उसके बाद में उनको योगेंद्र मंडल जी को वहां का पहला कानून मंत्री बनाया। योगेंद्र मंडल कानून मंत्री बने, लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से देखा कि इस देश में जो समय के ऊपर जो बड़ी आबादी दलितों की जो रुक गई थी, जो योगेंद्र मंडल जी के कारण से रुक गए थे, वह लोग पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान नहीं आए और वो पाकिस्तान में ही रह गए। उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, उनकी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रही और इस बात को जब योगेंद्र मंडल ने उठाया, उनकी बात को सुना नहीं गया, वहां के ऊपर उनको अपमानित किया गया। तो वह कानून मंत्री से इस्तीफा देकर और वह वहां भागकर भारत आए और भारत में ही गुमनामी का जीवन जिए और यहीं पर मृत्यु को प्राप्त हुए। यह एक दलित नेता के साथ पाकिस्तान के भीतर हुआ। और यह कांग्रेसी है जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब को एक बार नहीं
दो बार बेईमानी करके चुनाव हराया। बाबा साहब जो अपना पहला चुनाव जो बंबई से हारे वो मात्र 14-15 हजार वोट से हारे और उसमें 70,000 से भी ज्यादा वोट उसमें रिजेक्ट कर दिए गए। यह बेईमानी कांग्रेस ने की और बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। अपने जीते जी नेहरू ने भारत रत्न ले लिया, अपने जीते जी इंदिरा गांधी ने भारत रत्न ले लिया, लेकिन डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम इन्होंने नहीं किया। और तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया। मित्रों, इस प्रकार के दोगले लोग हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना है, बताना है कि जब तक हम सब एकजुट हैं ना, तो आप बताइए, अगर जब आरक्षण का विषय आता है तो सोच लो एक बार, इस देश में आरक्षण किसके पास नहीं है? इस देश में अनुसूचित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला है, इस देश में जनजाति के लोगों को आरक्षण मिला है, इस देश में ओबीसी लोगों को आरक्षण मिला है, लेकिन इस देश में आरक्षण सवर्णों को नहीं मिला है। इस देश में आरक्षण नहीं, गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिला है। नहीं, ठीक बात, 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को भी मिला है। और उसके बाद में लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिनको आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सबने देखा होगा कि लगातार हम सब लोग मिलकर एकजुट एक दूसरे के साथ रहते हैं और कभी भी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि हम सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार से मुगलों के अत्याचारों के कारण से हमारे वो भाई जो मुगलों से लड़ा करते थे, वह ऐसे हमारे भाई जो अनुसूचित जाति के हो गए, वह हमारे ऐसे भाई जो मुगलों से लड़ने के कारण से जो पिछड़े हो गए, वह हमारे ऐसे तमाम सारे भाई और जिनको उस समय की हमारी व्यवस्था ने, हमारी सरकारों ने इस प्रकार की स्थिति को बनाने को मजबूर कर दिया और लोगों ने अपने जान के भय से अपने ही भाई को छूत माना। यह सब सरकारों के कारण से हुआ। और सरकारों के कारण से नहीं हुआ तो बताओ, आज आप बताओ, ये जो छुआछूत की जो बीमारी है तो सही अंग्रेजों के समय पर रही तो क्यों रही? यदि अंग्रेजों ने संरक्षण न दिया होता तो यह बीमारी कभी पनपी नहीं होती। यदि मुगलों ने संरक्षण नहीं दिया होता तो बीमारी कभी पनपी नहीं होती। न तो मुझे आज उदाहरण के रूप में आप सबसे कहता हूं, आज हमारी सरकारें संरक्षण नहीं दे रही है, तभी आप देखो यह बुराई दम तोड़ रही है। अब यह बुराई दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि सरकार का संरक्षण नहीं है। कोई भी बुराई तभी जन्म लेती है जब सरकार का उसके ऊपर संरक्षण होता है। इसलिए मित्रों, मैं अंतिम बात कहते हुए, आज यह लड़ाई युद्ध या लड़ाई या लोकतंत्र की लड़ाई चुनावों में होती है। लोकतंत्र की लड़ाई तीर तलवारों से नहीं होती। पहले तो लड़ाई युद्ध से होती थी और युद्ध में जो ताकतवर होता था वो जीत जाता था, जो जीत जाता था उसकी सरकार बन जाती थी। आज लड़ाई वोट से होती है। वोट दिमाग से प्रभावित होता है, लोग मती काट देते हैं, बुद्धि भ्रमित कर देते हैं और आपका वोट आपसे छीन लेते हैं। तो मित्रों, यह माइंड वार है, माइंड वार। इस माइंड वार को लड़ना है, लोगों के फैलाए हुए झूठ को काटना है, अपनी सच्चाई को बताना है। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा, मोदी जी जब भाषण दे रहे थे, मोदी जी के अपने भाषण में एक विषय था, उन्होंने कहा था कि हमने यह जो बंजारा समाज है, यह जो घुमंतू समाज आज यहाँ है कल वहाँ है, इसके जीवन में स्थायित्व है, यहाँ भी कहीं रहें, इनका भी मकान हो, इनके बच्चों को भी पढ़ाई हो और इनका भी जीवन में स्थायित्व है, इनका विकास हो, उसको लेकर उन्होंने कहा हमने आयोग बनाया है। लेकिन इन बंजारों की इतनी संख्या नहीं होती है कि ये वोट बैंक के रूप में कोई नहीं देखे, क्योंकि हमारे देश में तो वोट बैंक के रूप में ही देखा जाता है। या 20% वोट है या 10% वोट है, तो 20% 10% वोट तो सबको दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये आधा परसेंट 1% वोट ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मित्रों, हम लोगों को बगैर जाति पात के हमको सबके लिए काम करना है, हमको सबको सम्मान दिलाना है और सबको साथ लेकर आगे चलना है। और निश्चित रूप से कि वो हर व्यक्ति जो हमारे विचार के साथ में जुड़ा है,
हमने कभी जात की बात नहीं की, हमने कभी संप्रदाय की बात नहीं की, हमने तो राष्ट्र की बात की है। और हमारी नजर में हमारा हिंदुत्व भी वही है कि जो हिंदुस्तान की धरती पर जन्मा है वो हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वह किसी जाति संप्रदाय में जन्म लिया हो। हमने तो कभी किसी को अलग माना ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग यदि अपने को अलग मानते हैं तो जो अपने को अलग मानता है मानता रहे, लेकिन हमें हमारे रास्ते पे आगे बढ़ना है और आगे बढ़कर हमें फिर उत्तर प्रदेश की वही व्यवस्था जो चल रही है इस व्यवस्था को बहाल करना है। मित्रों, हमारे गांव में जानवर घूम रहे हैं, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, तो उन जानवर को पकड़ने का कोई योगी आदित्यनाथ आएंगे? हमारा कोटेदार बेईमान है, उसकी बेईमानी को रोकने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ आएंगे? हमारा सिपाही दरोगा धूर्त है, मक्कार है, उसकी मक्कारी को उजागर करने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ आएंगे क्या? अरे भैया, तुमने योगी आदित्यनाथ को बनाया है और तुम्हें इन बेईमानों को मिटाना होगा। इस बात की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लो। मुझे ध्यान में आता है कि 2006-07 बड़ा टिपिकल समय था। हम लोग भी उस समय पर छोटे ही थे, नौजवान थे, 25-26 साल उम्र नहीं होगी। आए दिन, जैसा कि भी महाराज जी ने जिक्र भी किया था, हमारी बहनों के साथ में छेड़छाड़ होती थी। भाई विरोध कर देता था, 100-100, 150-150 गुंडे घुसकर हमारे मोहल्लों में घरों से खींचकर उसको मारते थे, मंदिरों में टट्टी फेंक देते थे। ताजिया का जुलूस निकलता था तो एक मंदिर में थूकते थे। हर बार का यह काम था, हर बार कन्नौज में इस प्रकार की स्थिति थी। पुलिस सुनती नहीं थी। कारण यह था कि यदि पुलिस किसी अपराधी को पकड़ के भी लाती थी, अपराधियों का समूह 200-250 की संख्या में जाकर थाने में घुस जाता था और उस अपराधी को बाहर खींचकर ले जाता था। पुलिस कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि सरकार उनकी थी। सपा बसपा दोनों के शासन में उनको संरक्षण मिलता था। हमारा कोई एक आदमी इसका विरोध करते कहीं पुलिस में किसी बात को पहुंच जाए, पुलिस उठा के बंद कर देती थी, कोई थाने में झांकने वाला नहीं होता था। हम लोगों ने तय किया, हम 100-150 लड़कों ने आपस में एक टीम बनाई कि कभी किसी के साथ में यदि कोई बात होती है तो हम सारे लोग थाने में पहुंच जाएंगे और यदि थाने में एक आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो 100 के 100-150 लोग हम जेल जाएंगे। और हमने कहा कि आज हम इकट्ठे नहीं हुए तो एक बात रखना है, एक एक करके बारी सबकी आने वाली है। आज हमारी बारी आई है, कल तुम्हारी भी आएगी बेटा, बचोगे तुम भी नहीं। और यही हुआ। 150 लोग तय किए, 1-2 घटनाएं हुई, एक आदमी बुलाया गया, 150 आदमी पहुंच गए। अब जब 150 पहुंच जाते हैं तो फिर प्रशासन भी हिल जाता है, क्योंकि जनबल से बड़ा कोई नहीं। तो इसलिए मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। संघे शक्ति कलयुगे। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री फोन करेगा डीएम को, डीएम की मर्जी हुई करेगा, नहीं करेगा। सांसद विधायक फोन करेगा दरोगा को, दरोगा की मर्जी हुई सुनेगा, नहीं सुनेगा, हम क्या कर ले होगे उसका? साले को ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर कर दोगे। कुसुमखोर चौकी पे दुखी किए या के साला नौरंगपुर में दुखी करने लगे। कन्नौज से साला भगाएंगे, वो ठठिया में जाकर करने लगेगा। कहां ले जाओगे? अब इनका एक ही रास्ता है, अब इन बेईमानों के खिलाफ हल्ला बोलना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब पानी नाक के ऊपर पहुंच गया। अब बर्दाश्त के बाहर है। ये सारे जो बेईमान है ना, या बेईमान हमारी मानसिकता के नहीं है, या हमारी विपरीत मानसिकता के हैं। वो चाहे पुलिस में बैठे हो, और चाहे वह लेखपाल हो, और वह चाहे कोई प्रशासनिक विभाग में बैठे हो, वह हमारी मानसिकता का नहीं है, वह बेईमान है और वह जानबूझ के हमको परेशान करता है। अब तुम हमें जानबूझ कर परेशान करोगे कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैंने हर मंडल में
मैंने आग्रह किया कि टीम बनाइए, हर मंडल से 200-250 लोगों की टीम बनाइए और यह 250 लोगों को चिन्हित करिए। हर शक्ति केंद्र से माने एक सेक्टर से केवल 2-4 लोगों की कितना 17 5-6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हर शक्ति केंद्र में हमारे जितने पदाधिकारी हैं, बूथ प्रमुख हैं, यही सब जोड़कर एक टीम बनाइए। आपस में तय कर लो कि तुम्हारे मान सम्मान पर यदि कोई बात आएगी, हम 250 के लोग वहां के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हारा दरोगा तुम्हारी बेइज्जती करता है, वहीं से एक फोन मारो अपने मंडल अध्यक्ष को। मंडल अध्यक्ष सारे मंडल के उन 250 कार्यकर्ताओं तक सूचना भेजकर आधा घंटा तब हो गए जब वहीं के ऊपर पहुंच जाओ जहां दरोगा ने तुम्हारी बेइज्जती की। और जब तक दरोगा सस्पेंड नहीं होगा वहां से हटना नहीं है। माना कि दरोगा ने तुम्हारी बेइज्जती की होगी, लेकिन आरोप लगा साला पैसा मांग रहा था। मान सम्मान से कोई खिलवाड़ नहीं। और आप रखो, जब 250 लोग पहुंच जाओगे और वहां के ऊपर यदि आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो उसी दिन जिलाध्यक्ष हमारे घोषणा करेंगे कि हर मंडल के हर थाने पर बाकी मंडल 250 लोग बैठेंगे जाके। और दूसरे दिन भी यदि नहीं सुना जाता है तो तीसरे दिन हर मंडल के 250 लोग आकर 2,500-3,000-4,000 लोग एसपी के बंगले पर बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक थाना सस्पेंड नहीं होगा। मित्रों, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और 2-3 लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ज्यादा नहीं। आप मेरी बात कागज पर लिख लो, आप ये नहीं रोज होगा, हाँ 2-3 बार, 3 बार लड़ाई लड़िए, चौथी बार यही होगा, अरे जान दो यार भाजपा वाला है, क्यों बवाल में पड़ोगे। तो यही रास्ता है। और फिर इसके बाद हमें सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं। सत्ता हमारी हो या सत्ता पराई हो, यदि जनता हमारे साथ में है तो सत्ता हमारी है, सत्ता हमारी है। इसलिए अपनी जनबल को पहचानो, भारत के लोकतंत्र को पहचानो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहचानो, जो ताकत लेकर गए हैं उस ताकत का इस्तेमाल करो। लोगों में फैलाया गया भेदभाव इसको समाप्त करो। इस बात को घर घर लेकर जाओ। यह आरक्षण तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदुओं के हाथ में सत्ता है। जब तक हिंदुओं के हाथ में सत्ता है तभी तक आरक्षण सुरक्षित है। मित्रों, यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।